देखो यहाँ पर हमने दो पाथ लिए हैं C1 और C2। कर क्या रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम P से Q पर लेके जाएंगे, वो भी दो अलग अलग पाथ में। लेकिन जरा समझना, अगर ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। सोचो जरा ध्यान से, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, तो ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के थ्रू ही तो यहाँ पर जाएगा, किसी ना किसी बल के थ्रू तो जाएगा। तो अगर हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क आता है। तो यहाँ पे अब जरा समझते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, तो हमारे पास चाहे रास्ता C1 हो चाहे C2 हो, हमारे पास वर्क सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चलो जरा समझते हैं। देखो जरा पे, अब यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, जरा समझना। अच्छा, यहां पे हमारे पास आएगा W1। W1 क्या है हमारे पास, यहां पर पहले वाले में किया गया वर्क। कैसे आएगा जरा देखते हैं। अगर यहां पर पहले रास्ते से वर्क करोगे तो हमारे पास वर्क कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। अच्छा, यहां पे हमने फोर्स लगा दिया। फोर्स का जब डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हो, चलो हमने यहां पर एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा विस्थापन हमने dr मान लिया, ठीक है। यहां पर हमने छोटी सी एक डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा विस्थापन dr मान लिया। अच्छा, एक बात जरा समझना, अगर छोटा सा विस्थापन dr मानोगे तो उसमें जो किया गया वर्क होगा वो भी तो बहुत छोटा सा होगा। तो एक काम कर दें, अगर हम यहाँ पर इस वर्क को इंटीग्रेट कर दें तो ये कंप्लीट वर्क आ जाएगा, और कंप्लीट वर्क W के बराबर होगा या W1 के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जरा सोचो, अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, P से Q तक इंटीग्रेट करना है। P से Q जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट लग गई P से Q। अच्छा, हमारा पाथ कौन सा है, पाथ ये रहा हमारे सामने, ये हमारे पास C1 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर अब C1 पाथ से, यहाँ पे नीचे क्या लगाया हुआ है, नीचे ये हमारा पाथ लगा हुआ है, ठीक है, कि हम C1 पाथ से P से Q जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, जब कोई फोर्स F लग रहा है और उसकी वजह से अगर यहाँ पर कोई छोटा सा विस्थापन हमारे पास dr होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr होगा, तो उससे हमारे पास ये W1 वर्क आएगा। मतलब W1 वो वर्क है जो हमारे ऑब्जेक्ट को P से Q लेके जाता है, वो भी कहां पे, पाथ C1 से। आगे जरा समझते हैं, आगे जरा देखो। अब देखो, इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास एक W2 वर्क भी निकल सकता है। ये W2 वर्क कैसा होगा, हमें जाना तो यही है P से Q, हमें जाना तो P से Q है, लेकिन अब रास्ता कौन सा चूज करेंगे, C2। तो यहाँ पर जरा देखो, हमारे पास जो पाथ चूज है, अब C1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, C2। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जरा यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेट, फिर जरा सोचो कहां से कहां तक, P से Q तक। तो ये आ गया हमारे पास P, ये आ गया Q। फोर्स वही लग रहा है जो पहले लग रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट dr हो गया, लेकिन बस यहाँ पर हमारे पास पाथ कौन सा आ गया, C2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, पहला जो वर्क देख रहे हो, पहला वर्क P से Q को जा रहा है C1 पाथ से, दूसरा वर्क ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है C2 रास्ते से। अब यहाँ पर जरा समझना, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये दोनों वर्क बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास आता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करोगे तो तुम्हें यहां पर पता है W1 बराबर किसके होगा, W2। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्क हो रहे हैं एक ही फोर्स से, और वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स से तुम अलग अलग रास्ते पे वर्क करोगे तो वर्क हमारे पास इक्वल आता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जरा सोचो, ये दोनों भी तुम्हारे पास इक्वल आएंगे, तो इन दोनों के फॉर्मूले रख दो। यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट P से Q, ये आ गया हमारे पास F dr, कौन से रास्ते पे, C1 पाथ पे। इतनी बात की है, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट P से Q, ये आ गया हमारे पास F dr, और ये पाथ आ गया हमारे पास C2। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारे पास कंडीशन होती है। किस चीज की कंडीशन है, जरा समझना, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन है। मतलब तुम यहाँ पर कुछ फोर्स लगा रहे हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इससे कुछ वर्क आया, कहां से कहां तक का, P से Q तक का। अच्छा, ये भी तो वही है, कुछ वर्क आया कहां से कहां तक, P से Q तक। अगर ये भी P से Q तक
तक वर्क है, ये भी P से Q तक वर्क है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो अब ये दोनों वर्क बराबर कब होंगे? जब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये वो कंडीशन है जो कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तुमने डेफिनेशन तो देखी, डेफिनेशन तुम्हारे पास अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन होते हैं ये अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के तुम्हारे सामने आते हैं। इतनी बात क्लियर? तो ये जो देख रहे हो, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। हटा दें, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान से देखना, हमारे पास रहेगा सब कुछ यही, लेकिन अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करने वाले हैं, जरा समझना। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पर ले चलते हैं। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने जहां से चलना शुरू करा उसको वापस वहीं पे आके रोकना है। ठीक है, ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है C1 पे, अब ऑब्जेक्ट वापस Q से P आएगा। मतलब ये जो डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन हमने इस तरह से कर दी। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ या इससे मतलब क्या निकल रहा है? हम यहां पर देखने वाले हैं कंप्लीट या वर्क डन इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे ऑब्जेक्ट पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में कितना वर्क करेगा, हमें ये निकालना है। बात समझ में आई यहाँ पे? इतना क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलो आगे देखो। देखो ये क्या था, ये हमारे पास कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल खत्म। अब क्या करने वाले, अब यहाँ पे कुछ नया करना है। क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हो रहा है अगर वो वापस वहीं पर आ जाए और हमारे पास ये सारा वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हो रहा हो, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना, वर्क कितना होगा, हमें वो वर्क निकालना है। सबके दिमाग में बात क्लियर है? ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन कि अगर दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये होगा ही होगा, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स में ऑब्जेक्ट कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाए तो क्या होगा। ठीक, अब मेरे हिसाब से बात दिमाग में बैठ गई। चलो आगे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये हमारे पास लिखा है, ये जो नीचे लिखा था इसको साइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये अभी यूज होगा हमारे पास। ठीक है, देखो जरा क्या था हमारे पास। पहली बार जरा सुनो, कहां गए, P से Q। बहुत आसान है, अभी याद हो जाएगा। P से Q किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्क को, F डॉट डी आर। कौन से रास्ते से गए, C1 से। अब ये बराबर होगा कौन से वर्क के, P से Q। F डॉट डी आर हमारे पास, और कौन सा रास्ता, C2। ये हमारे पास कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, इसको याद रखना। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब कंप्लीट राउंड ट्रिप का आर्टिकल करेंगे। चलो जरा, तो यहाँ पर हमारे पास आए, सबसे पहले कहां से कहां जा रहे हैं, P से Q। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा वर्क डन in moving the object from P to Q in the path C1। अगर पाथ C1 से जाओगे तो हमें पता है यहाँ पे W1 वर्क कितना है, यही तो लिखा हुआ है। सोचो, यही तो लिखा हुआ है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास P से Q F dr और ये आ गया C1। अच्छा, अब जरा सोचो, अब क्या करना है, हमें वापस P पर आना है। अब यहाँ P से Q नहीं जाएंगे, अब वापस Q से P आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ वैसे ही आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा हमारे पास वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम। अब जरा देखो, अब कहां से कहां आ रहे हैं, Q से P। जब Q से P आओगे तभी तो एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रिप आएगा, राउंड ट्रिप आएगा। तो यहाँ पर आ गया फ्रॉम Q टू P, और पाथ कौन सा है हमारे पास, C2। तो ये आ गया हमारे पास इन द पाथ C2। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास W2 वर्क आएगा, कैसे आ गया, Q से P। तो ये आ गया हमारे पास Q, ये आ गया हमारे पास P। अब जरा सोचो, ये क्या आ गया हमारे पास, F dr, वर्क तो वही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास रास्ता कौन सा हो गया, C2। इतनी बात क्लियर है? इतना समझा है सभी को? अच्छा, एक बात जरा देखते हैं, यहाँ पर लिमिट P से Q है, ठीक है, यहाँ पर Q से P है, ये दिख रहा है।
अच्छा एक काम करते हैं, पहले दोनों लिमिट को सेम कर लो। सोचो अगर तुम्हें यहाँ पे लिमिट रिवर्स करनी हो तो कुछ याद है, माइनस लग जाता है इंटीग्रेशन में। चलो हम यहाँ पे यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हमारे पास W2 कैसे आएगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है नीचे तक। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास Q से P है लिमिट, हमने लिमिट देखो चेंज कर ली, P से Q कर दी। अगर लिमिट P से Q कर दी तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। FDRC2 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझना हमें करना क्या था, जरा देखो हमें करना था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाए, राउंड ट्रिप का मतलब जहां से शुरू हो वहीं आ जाए। अच्छा इसका ये कोई मतलब नहीं कि सर्कल बने, अरे कैसे भी चले, मान लो P से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, कहीं पे भी आए, अगर वो वापस P पर आ रहा है तो उसमें टोटल वर्क कितना करना पड़ा। अच्छा जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रही है, P से Q तक जाने में किया गया वर्क। इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रही है, Q से P वापस आने में किया गया वर्क। हमें आर्टिकल में क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो क्या लगता है इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, इन दोनों को उठा के ऐड कर दो तो क्या लगता है हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा इन द कंप्लीट राउंड ट्रिप। चलो देखते हैं, यहां पर हमारे पास आएगा टोटल वर्क इन द कंप्लीट राउंड ट्रिप। दिख रहा है, देखो अगर हमारे पास कंप्लीट राउंड ट्रिप है तो यहां पर हमारे पास वर्क आएगा W1 प्लस W2। जरा देखो W1 कितना है, ये दिख रहा है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास P से Q, ये आ गया हमारे पास FDR। अच्छा जरा देखो रास्ता कौन सा, C1। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास W2, लेकिन ध्यान से देखो W2 में नेगेटिव लगा हुआ तो यहाँ पर हमारे पास अब साइन आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास P से Q, ये आ गया हमारे पास FDR और ये आ गया C2। अच्छा देखो दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन एक हमारे पास C1 पाथ पर है, दूसरा हमारे पास C2 पाथ पर है। अच्छा जरा ध्यान सोचो ये फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो C1 पाथ और C2 पाथ पे किया गया वर्क बराबर होगा, यही तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन है। ओहो आंखें खुल गई मेरी तो, रुक जाओ जरा, अब ठीक है। देखो ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन है, तो अगर हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंजर्वेटिव फोर्सेस पे ही कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर भी तो होंगे, और अगर ये दोनों बराबर है तो जरा सोचो बीच में माइनस लगा हमारे पास रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां पर हमारे पास दोनों बराबर है और यहाँ पे बराबर रखोगे तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया 0, क्योंकि जब दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास वर्क 0 आ गया। तो अब जरा समझना है, तुम्हारे सामने आर्टिकल तो इतना बड़ा है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझना, अगर पेपर आसान बनेगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास सीधा सा स्टेटमेंट आएगा व्हाट विल बी द वर्क डन इन द कंप्लीट राउंड ट्रिप अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो रिजल्ट तुम्हारे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, बिल्कुल टिक करके चले आना। तो याद रखना अगर तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ध्यान सुना, कंजर्वेटिव फोर्स अगर कंप्लीट राउंड ट्रिप पे वर्क करे, मतलब ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हो वापस वहीं आके रुके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जा रहा है, इधर चला जाए, इधर चला जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वहीं आके रुके, तो यहां पर वर्क हमेशा 0 होगा। क्यों? सोचो जरा, सोचो ये वर्क 0 क्यों आया। देखो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां से चलना शुरू करे और कहीं पर भी जाकर के वापस यहीं पर आ जाए, तो ध्यान से सोचो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, हमारा विस्थापन 0 हुआ। अगर टोटल विस्थापन 0 है तो यहां पर जरा ध्यान से देखो वर्क भी तो 0 आएगा। वर्क हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? अच्छा जरा समझते हैं, ये हमारे पास 0 आ चुका है। यहीं पर तुम्हें पिछले टर्म में बता के आए थे कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होंगे, अगर संरक्षी बल हैं तो असंरक्षी बल भी होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना ये जो कंडीशंस पढ़ रहे हो ये केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की हैं, संरक्षी बल की हैं।
असंरक्षित बल में बिल्कुल इनका अपोजिट रिजल्ट आता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने सिलेबस में केवल इतना पढ़ना है, ये तुम्हें पढ़ना था। इसी से रिलेटेड क्या था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ बता दिया। ठीक है, तुम्हें उसके बारे में इन डेप्थ चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो फिर हटाते हैं आर्टिकल। देखो जल्दी से, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखो, ये बात तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की होगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास रिजल्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगला टॉपिक। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन तो तुम्हें रटी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न करा जा सकता है, ना ही नष्ट करा जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करा जा सकता है। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये 8th 9th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन हो चुकी है, इससे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अब जरा सुनना, कुछ बातें बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान सोचना। ठीक है, चलो देखो, पहली बात, एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी कहां से आती है? सोचो, हमारे पास एनर्जी जितनी भी आएगी बॉडी में, वो आएगी एक्सटर्नल वर्क की वजह से। अगर तुम बाह्य बल बाह्य कार्य कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क हमारे ऑब्जेक्ट में एज आ एनर्जी स्टोर होता है। सोचो जरा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि यहां पर मान लो तुम्हारे पास स्प्रिंग है, अगर तुमने इस स्प्रिंग को खींचा और फिर छोड़ दिया, सोचो क्या होता है। स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो स्प्रिंग को कंपन करवाती है। ठीक है, आगे जरा सुनो, ये हमारे पास एनर्जी कहां से स्टोर होती है? जब हमने इस पे वर्क करा, तो हमने जितना वर्क करा वही वर्क इसकी एनर्जी के फॉर्म में आकर के स्टोर हो चुका है, जो इसको वापस लेकर के आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? इतना सोच पा रहे हो यहाँ पे? आगे जरा देखिए। तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, एनर्जी हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में कहां से आएगी? वो तुम जब वर्क करोगे तो वही वर्क तुम्हारे पास एनर्जी के फॉर्म में तुम्हें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इसके कई सारे और दायरे होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग एनर्जी भी होती है। जैसे मान लो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो भी एनर्जी निकल रही है। लेकिन ध्यान रखना, हम मैकेनिक्स में केमिकल एनर्जी हटा करके चलते हैं। हमें केमिकल एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल दो एनर्जीज देखनी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी तुम यहाँ पे कंजर्व करोगे, और ये कहां से आएंगी? ये वर्क डन से आएंगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई वर्क करा जाता है तो उसकी एनर्जी में चेंज होता है। इस बात को तो दिमाग में बैठा लो बहुत कायदे से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, जरा समझना, ठीक है। यहां पर कुछ लिखने वाले हैं, जरा समझना। अच्छा, हमारे पास केस क्या है? केस बिल्कुल वैसे मान लो फिर से, ये हमारे पास एक पॉइंट P, ये एक पॉइंट Q, हमारा पार्टिकल P से Q जा रहा है, ठीक है। हमारा पार्टिकल P से Q जा रहा है। अच्छा, अगर P से Q जाएगा तो जरा सोचो, इसमें वर्क करना पड़ेगा तभी तो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं। पहले तो एक बात बताना, ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? देखो जरा, यहां पर आएगा हमारे पास वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सोचो जरा, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? सोचो ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, अगर मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा और हमने इस पे वर्क कर दिया, अगर वर्क करा तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, अगर चलने लगेगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो अब जरा समझना, अगर हम यहाँ पे कुछ वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। अच्छा, जब तुम पी पे थे, जब ऑब्जेक्ट पी पे था, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टीपी है और यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टी क्यू है। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा जरा समझना, ये क्या लिखा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टीपी से टी क्यू हो गई तो कुछ बढ़ी। अच्छा, कितनी बढ़ी? कितनी बड़ी? तो जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। तो जरा देखो यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास जो वर्क आ रहा है, अब ये वर्क हमारे पास आएगा, देखो कहां से कहां जा रहा है? पी से क्यू, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू पी टू क्यू। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सोचो जब बढ़ रही है तो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और भी कुछ मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं जब ऑब्जेक्ट पी पे था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी वीपी, जब ये क्यू पे गया तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी वी क्यू, ठीक? अब यहाँ पे एक अगला स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखो। यहां पर हमारे पास आएगा वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहां इंक्रीज था, अब यहां डिक्रीज आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो, जिसको ये ना पता हो तो जरा देख लो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब जरा एक बात समझना, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे, देखो जरा वर्क कहां से कहां हो रहा है? पी से क्यू, तो ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू पी टू क्यू। अगर हमारे पास पी से क्यू वर्क हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, वर्क करने पर पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा डिक्रीज होता है, हमेशा ये कम हो जाती है। सोचो वीपी से वी क्यू हो गई, अगर कम हो गई तो बड़ा कौन है? वीपी। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? डिक्रीज, कितनी कम हुई? तो वीपी में से वी क्यू माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा कि कितनी कम हुई। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास वीपी माइनस हो गया हमारे पास ये वी क्यू, तो ये हमारे पास आता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ये तुमने देख तो लिया, ये दो रिजल्ट देख तो लिए, लेकिन ये वाला रिजल्ट मेरे हिसाब से जहां तक हमें लग रहा है, ये वाला रिजल्ट तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। ये तो दिख रहा होगा, ये तो तुम्हें दिखता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें वर्क कर दो, वर्क करोगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये नहीं दिखता है। अब देखो यहाँ पे, अभी तो इसको थोड़ी देर के लिए याद रखो, अभी तुम्हें बहुत कायदे से पोटेंशियल एनर्जी तक नहीं पता है कि क्या होती है, तुम्हें स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी नहीं पता है। अगर देखो कुछ लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी नाम लेते ही, अगर तुम यहां पर mgh देख रहे हो, ठीक है, mgh तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो बस ये समझ लेना कि ये जरा गलत कॉन्सेप्ट है। अभी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, क्या होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है? फिर तुम्हें यहाँ पे काफी सारी बातें पता चलेंगी। अभी बस इतना दिमाग में रखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। कितनी कम हुई? इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, पता चल जाएगा तुम्हें। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ध्यान से देखो, यहां पर भी WP2Q है, यहां पर भी WP2Q है, मतलब P से Q तक जाने में वर्क, P से Q तक जाने में वर्क। जरा ध्यान से देखो, दोनों कैसे होंगे हमारे पास? दोनों बराबर होंगे। बात समझा रही? यहाँ पे दोनों को बराबर करो, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखोगे तो देखो LHS तो बराबर है ही, RHS और बराबर कर दो, RHS बराबर कर दोगे तो रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास TQ माइनस TP बराबर आ गया हमारे पास VP माइनस VQ। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा एक काम करते हैं, देखो हम यहाँ पे Q को इस तरफ ले आते हैं और ये माइनस का TP इसको उस तरफ भेज दो, मतलब Q वाले दोनों एक तरफ कर लो, P वाले दोनों एक तरफ कर लो, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये आ गया TQ और ये आ गया हमारे पास VQ। अच्छा जरा देखो, यहाँ पर VP तो पहले से था, यहाँ पर हमारे पास TP और आ गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें टोटल एनर्जी लग रही है?
ये तुम्हें टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट लग रही है कि नहीं लग रही है? सोचो जरा ध्यान से। देखो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पी पर था, ठीक है, इसको जरा साइड, देखो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पी पर था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी टीपी और पोटेंशियल एनर्जी वीपी। अगर पी पर इसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या आएगा? टीपी प्लस वीपी। क्यू पर इसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या आएगा? टीक्यू प्लस वीक्यू। अच्छा, ये हमारे पास Q पर टोटल एनर्जी है, ये P पर टोटल एनर्जी है, दोनों आपस में बराबर है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुई, वो चेंज नहीं हुई। तो इसी को तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यही तो हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारे ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ना बढ़ेगी ना कम होगी। हाँ, इतना जरूर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। इतना क्लियर हुआ? जरा ध्यान से देखो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी मतलब क्या? जब हमने वर्क करा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी तो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ गई। तो हमारे पास टोटल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गई? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों मिलकर के तुम्हारे क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि वर्क डन किसके बराबर होता है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल रट के रखना। वर्क डन किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात बिल्कुल याद रखना। अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, तुम्हारा जो अगला चैप्टर है वो सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी पर ही है। जब तक पोटेंशियल एनर्जी ठीक से पढ़ोगे नहीं तब तक अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको जो देख रहे हो इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन तुम्हें आगे चल के मिलेगा। अभी क्या है, आर्टिकल के तौर पर तुमने थोड़ा सा देख लिया। ठीक, आगे बढ़े, चलो देखो जल्दी से पढ़े, देखो जल्दी से फिर हटाते हैं। चलो हटा दो। जैसे मान लो कभी तुम्हारे पास कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक काम करा करो, वीडियो पॉज करके देख लिया करो, कायदे से समझ लिया करो, फिर आगे वीडियो बढ़ाया करो। जैसे मान लो हमने टॉपिक हटा दिया, अब मान लो तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आया था, तुम्हें अभी इसको थोड़ी देर और देखना तो समझना था, तो मेरे इरेज करने से पहले पॉज कर दिया करो और आराम से देख करके पूरा टॉपिक समझ लिया करो। ठीक है, अब आगे देखो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर एनर्जी का कंजर्वेशन देख रहे हो तो यहाँ पर एक बात जरा समझना, हमारे पास, ध्यान सुनना, हमारे पास एनर्जी के अलावा भी तो बहुत सारी कंजर्व फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास एनर्जी के अलावा भी कई सारी संरक्षित भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलो जरा देखते हैं, ध्यान सुनना। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया लेवल का पेपर बनता है तुम्हारा, इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का बनता है। देखो, सबसे पहले तो तुमने एनर्जी देखी। एनर्जी हमारे पास एक कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है, संरक्षित भौतिक राशि है। इसके बाद हमारे पास आता है मोमेंटम। मोमेंटम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो संरक्षित रहती है, जो कंजर्व रहती है। अच्छा, अब जरा समझते हैं। अब ये मोमेंटम ध्यान समझना, ये दो टाइप का होता है। तुमने दो मोमेंटम पढ़ होंगे, एक पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग कहते हैं रेखीय संवेग। ठीक है, मोमेंटम मतलब संवेग, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग। रेखीय संवेग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ते आए बचपन से। अच्छा, जरा समझना, हमारे पास एक मोमेंटम आता है एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम, इसे कहते हैं कोणीय संवेग। और एक बात जरा समझना, देखो जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तुम लोग बेटा, इस बात का बहुत ध्यान रखना, हम यहाँ पे कुछ भी बताते हैं तो अगर मान लो ये इंग्लिश टर्म है तो इसकी हिंदी हम बोल देते हैं तुरंत। अच्छा, जिस समय हमने बोली उस समय तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये रेखीय संवेग है, ये कोणीय संवेग है। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना तुम्हें एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। तुम पिछले 4-5 सालों से हिंदी में पढ़ते आए हो, तुम्हें हिंदी की चीजें याद रहेंगी, वही तुम्हारे दिमाग में बैठी है। तो एक काम करना, अपने नोट्स में हिंदी का टर्म ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, जरूर से जरूर। यहाँ पर हमने जैसे ही बोला लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग, तुम्हारा हाथ वहां चलना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो रेखीय संवेग। तुम्हें रेखीय संवेग याद रहेगा, लेकिन अगर तुम बाद में नोट्स में पढ़ोगे रेखीय संवेग लिखा, तब तुम्हें याद हो पाएगा कि लीनियर मोमेंटम का मतलब रेखीय संवेग होता है। ठीक है, हिंदी वालों को थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और क्या करना है, केवल इतना काम करना है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है, उसमें बस तुम ब्रैकेट में अपना हिंदी वाले लिखते चले जाओ, ताकि तुम्हें दोबारा जब पढ़ो तब चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, इतना कर जरूर लेना। आगे जरा, यहाँ पर हमारे पास आता है एक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो ये होता है J बराबर I ओमेगा। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कुछ किताबों में J को L से भी लिखते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को कुछ बुक्स में L से भी लिखते हैं। ठीक है, अब जो लेटेस्ट किताबें आ रही हैं उनमें कई जगहों पे L से लिखा दिखता है। अब ये ना रोने लगना कि हमने तो J पढ़ा था। अरे J पढ़ा है, कई सारी किताबों में अभी भी J है, लेकिन जो नई लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम को अब L से लिखा जा रहा है। ठीक है, क्यों? जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं हायर लेवल पे, ठीक है, उनमें L से ही लिखते हैं। तो अब जो छोटी छोटी किताबें जैसे ग्रेजुएशन की, इंटर की, वहां पर भी अब L करा जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो यहाँ पे, ये तो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो संरक्षित रहती हैं। एनर्जी तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी और आती है जो संरक्षित रहती है। सोचो जरा, जब तुम 12th में पढ़ते थे तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टियां पढ़ते थे। चार्ज इज द कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? अब जरा समझना, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे पास कौन कौन सी भौतिक राशियां संरक्षित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। ये चारों फिजिक्स में कंजर्व होते हैं। इन चारों के अलावा कोई ऐसी पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं जिसका कंजर्वेशन होता हो, जिसका संरक्षण होता हो। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? आगे जरा सुनो। अब हमारे पास जो चार्ज और एनर्जी होती है, ये हर कंडीशन में कंजर्व रहते हैं। इनमें कंडीशन आती है ऑलवेज, ये हमेशा कंजर्व रहते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। ये हमेशा कंजर्व नहीं रहते। ठीक है, इनमें हमारे पास कंडीशन लगती है। देखो, जब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स 0 होता है उस समय हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर बॉडी में कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका रेखीय संवेग कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम में अगर टाउ 0 होता है, अगर ये टॉर्क या बल आघूर्ण अगर 0 होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये चारों बातें तुम अपने आप याद रख लेना। देखो, चार्ज और एनर्जी हमेशा कंजर्व, चाहे जैसी कैसी भी कंडीशन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा संरक्षित रहेंगे। लेकिन इन दोनों में कंडीशन की जरूरत पड़ती है। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स 0। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब एक्सटर्नल टॉर्क 0। जब वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होता है तब उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई यहाँ पे? इतना समझना है यहाँ पे? अब आगे जरा समझ, अब थोड़ा सा जरा इस लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब जो तुम्हारा आगे टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक यही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो अब लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। देखो, जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर लो, हटाते हैं बाकी। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, चलो जरा देखिए। ये सब कुछ हमारे पास निकल करके आता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अच्छा देखो, यहाँ पे जब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देख ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन उसको भी देख लो। देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो यही डेफिनेशन आ जाती है, लीनियर मोमेंटम होता क्या है, रेखीय संवेग होता क्या है। तो यहाँ पर हमें देखो डेफिनेशन से, फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है। हमारे पास अगर कोई बॉडी है तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही लीनियर मोमेंटम होता है। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तुम्हें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। आगे जरा देखो,
अब यहाँ पर तुम्हें देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ चीजें और देख लेनी, जैसे यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिट, यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान है, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा मास का केजी, वेलोसिटी का आता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या हो गया हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो ये अगर आएगी तो ये तो तुम लिख ले जाओगे, टिक कर ले जाओगे, ठीक है। एक और हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको जरा देखते हैं। देखो तुमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, न्यूटन का लॉ बताता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अच्छा एक काम करते हैं, इस dt को अगर यहां ले आओ तो dp बराबर f इंटू dt हो जाएगा। अच्छा इसको जरा यूनिट की नजर से देखो, अगर ये टाइम इधर आएगा तो f की यूनिट तो न्यूटन है, और यहां पर क्या आएगा सेकंड, तो यहां पर हमारे पास एक यूनिट और आती है जिसको हम कहते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। ध्यान रखना, इसका बहुत ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास बहुत आती है, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि हमारे पास मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, इट इज न्यूटन इंटू सेकेंड। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो बात आती है हमारे पास कंजर्वेशन की, कि हमारे पास कंजर्वेशन क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, इसको अगले टर्न पे देखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले टर्न पे ये तुम पूरा पढ़ोगे कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और बहुत बहुत कुछ सिखा के जाएगा तुम्हें ये टॉपिक, ठीक है। चलो आगे, बाकी फिर अगले टर्न पे।